हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका प्रतिष्ठा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं सामान्य हिंदी के विषय के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ, आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिष्ठा क्लासेज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में रीजनिंग और मैथ की क्लासेज चल रही है बाय शेखर सर। सामान्य हिंदी की श्रृंखला के साथ मैं जुड़ रहा हूँ आप लोगों से। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग जो सामान्य हिंदी पढ़ेंगे, पढ़ने का मोटिव क्या है, हमारी रणनीति क्या होगी और किन किन एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से, किन किन एग्जामों के उद्देश्य से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। सामान्य हिंदी की बात करें, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में आयोजित किसी भी एग्जाम की बात करें या हिंदी भाषी किसी भी क्षेत्र के एग्जाम की हम बात करें, वहां पे सामान्य हिंदी का रोल बढ़ जाता है। जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने देखा था, उत्तर प्रदेश पीसीएस का उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ है वो रद्द हो गया 17-18 में। आरओ का भी अभी पॉसिबिलिटी है कि रद्द ही हो जाए, क्योंकि पेपर लीक का मामला आप लोग जान ही रहे हैं। हम लोग आजकल जो यूपीपी और यूपीएसआई, क्योंकि जब परीक्षा रद्द हो गई, परीक्षा फिर से होगी तो तैयारी भी फिर से करनी पड़ेगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे पास 5 से 6 महीने का समय मिलने वाला है और इस समय में हम लोग एकदम बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण क्लासेस प्रदान करने की पूरी कोशिश में है और उसी कोशिश की कड़ी में यूपीपी यूपीएसआई के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, हालांकि यूपीपी यूपीएसआई के पाठ्यक्रम की बात करें, मेन फोकस इसी पर है, लेकिन इसके अलावा ऐसा भी कोई एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है, जैसे कि अगर हम बात कर लें एसएससी जीडी की बात कर लें, आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जो परीक्षा है पेट, इसकी बात कर लें, या किसी भी वनडे एग्जाम जिसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है, बैंकिंग में जैसे आरआरबी हो गया, किसी भी पाठ्यक्रम में जिसमें सामान्य हिंदी पूछा जाता है, सबके लिए क्लास बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है। आज हम चर्चा करेंगे यूपीपी और यूपीएसआई के पाठ्यक्रम की। यूपीपी और यूपीएसआई की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी की। अब 37 क्वेश्चन हिंदी का है तो 37 क्वेश्चन जो हिंदी का है, यह एक निर्णायक भूमिका निभाता है। निर्णायक भूमिका कैसे निभाता है इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। बस थोड़ा सा सब्र करिए, 2 से 3 मिनट। और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, निवेदन यही है कि देखिए, क्लासेस उपलब्ध कराने का मोटिव है एक अच्छी शिक्षा आप लोग को प्रदान की जाए। अच्छी शिक्षा प्रदान करने का मतलब, बहुत से यूट्यूब चैनल चल रहे हैं मार्केट में, आप देख ही रहे हैं, बस क्या है, हवा हवाई चल रही है, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि आपको बेहतरीन चीजें उपलब्ध कराएं। तो बस आप लोग के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होगी इसमें, और आई होप आप लोग जरूर करेंगे। चलिए सिलेबस पर हम आते हैं। यहाँ पे देखेंगे सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न होता है, 38 प्रश्न आता है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होता है, 2 अंक का होता है। टोटल अंक कितने हो गए? 76। संख्यात्मक एवं मानसिक परीक्षण, योग्यता परीक्षण की हम बात करें, यानी मैथ कर लेंगे आप, 38 क्वेश्चन, इसमें 76 नंबर। ठीक है। मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता की बात करें, यानी रीजनिंग की बात हो रही है यहाँ पर पूछा जाता है कितना? 37 क्वेश्चन, प्रत्येक 2 नंबर का, यानी 74। अब हम आते हैं जो कोर टॉपिक जो हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, आप लोग जो पढ़ेंगे हमसे। ठीक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी की श्रृंखला में आप देखेंगे, सामान्य हिंदी के सिलेबस को आप देखेंगे, यहाँ पे भी 37 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 37, और प्रत्येक 2 नंबर का होता है। टोटल मिल जाएगा आपको 74 नंबर। आपने क्या देखा? यहाँ पे साइंस 38 क्वेश्चन, साइंस मिला 38 क्वेश्चन, मैथ 38 मिला, रीजनिंग 37 मिला, और ये क्या मिला? हिंदी 37। यहाँ पर देख रहे हैं अगर पूरे पाठ्यक्रम को, तो सामान्य हिंदी एक निर्णायक भूमिका निभाता है। निर्णायक भूमिका कैसे निभाता है? क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा हिंदी है। दूसरी चीज, छोटी क्लासेस से हम लोग पढ़ते चले आए। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो 37 क्वेश्चन हमको हिंदी के मिलने वाले हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि जो हिंदी के हमको 37 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इन प्रश्नों को हम आसानी से, थोड़ी सी मेहनत करके बेहतरीन तरीके से 37 में से 32 कर सकते हैं, यानी 30 से 32 क्वेश्चन आसानी से सही कर सकते हैं। मैं देखिए 37 में 30 से 32 कह रहा हूं, इसका उद्देश्य क्या है? बात को समझिए। मानव भूल स्वाभाविक है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है। आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम हॉल कहीं गोला करने में कोई गलती हो गई, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आपको सही से आ रहा होगा, क्वेश्चन आसान है, आपके दिमाग में उसका उत्तर फीड है, लेकिन जब आप उसको गोला करने लगे, ऐसे में गलती हो जाती है।
आपको ए करना था, आपने बी कर दिया। इन सब गलतियों को अगर हम एलिमिनेट कर दें, हटा दें, तो 30 प्लस क्वेश्चन यानी आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। कहने का मतलब 30 से 32 की स्कोरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मैथ रीजनिंग की कक्षाएं चल रही हैं शेखर सर द्वारा। मैथ रीजनिंग की जो कक्षाएं चल रही हैं वहां से आप 2 सेक्शन ये वाला कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब एक बड़ा सेगमेंट हम लोग लेके अभी चल रहे हैं। अभी एग्जाम के डेट के अनाउंस है नहीं। ठीक है, जब तक एग्जाम की डेट के अनाउंस होगी तब तक बहुत सारी चीजें हम कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो सामान्य ज्ञान का विषय है उसको भी, उस पर भी हम लोग अच्छे से काम कर लेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इतने पर स्कोरिंग के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम इसके पाठ्यक्रम की बात करें, हिंदी में जो प्रश्न आते हैं 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 37 क्वेश्चन पूछे जाने का जो यहाँ पे पर्पज है, यहाँ पे एक वास्ट सिलेबस है। वास्ट सिलेबस का मतलब क्या है, एक बड़ा सिलेबस है। 37 प्रश्न है लेकिन सिलेबस काफी लंबा है। अगर आप देखेंगे जब सिलेबस काफी लंबा है, चूंकि पिछली बार जो एग्जाम हुआ है, अभी जो री एग्जाम होने की बात तो है, पिछली बार जो एग्जाम उसमें समय ज्यादा नहीं मिल पाया था। समय ज्यादा नहीं मिल पाया था तो लोगों की तैयारी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी। अब की बार समय प्रॉपर मिला है तो तैयारी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ सकता है क्योंकि री एग्जाम है, लोगों को पैटर्न एक बार समझ में आ गया, तो ऐसे में प्रश्न का लेवल बढ़ेगा और बढ़ेगा उसको सही तरीके से हम ट्रैकल कर पाए, सही से हम हल कर पाए, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी ये बनती है बेहतरीन तरीके से एक सिस्टमेटिक डायरेक्शन में हम लोग उसकी तैयारी करें। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला टॉपिक है क्या है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। ठीक है, यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं का मतलब क्या है, चूंकि हम पढ़ तो हिंदी रहे हैं तो अन्य भारतीय भाषाओं का मतलब देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, कुछ शब्द जैसे बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए। ठीक है, विदेशी जैसे पुर्तगाली हो गए। आप जानते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ पे बहुत से अन्य अन्य देशों से लोग आकर बसे हैं, रहे हैं, जैसे कि यहाँ ब्रिटिश को आप देख रहे हैं, पुर्तगाली आए, डच आए, है ना। ये सब जब आए, कोई भी एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जब जाता है, एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जब जाता है, तो वहां की कुछ न कुछ विशेषताओं को लेकर जाता है। तो ऐसे अंग्रेज आए कुछ विशेषताओं को यहाँ पे छोड़ गए, तो चाहे वो भाषा को लेके, चाहे पहनावा को लेके, रहन सहन खान पान को लेके कुछ न कुछ चीजें बदल जाती है, मतलब वहां से हम ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब विदेशी यहाँ पर आए तो अपनी भाषा के कुछ शब्द यहाँ पर छोड़ गए, है ना, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलने लगे। तो यहाँ पे अन्य भारतीय भाषाओं की बात करें, यहाँ कुछ विदेशी भाषाओं के शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे प्रश्न में, जैसे दे दिया जाएगा लेकिन में से कौन सा पुर्तगाली भाषा का शब्द है, कौन सा यहाँ पे डेनिश भाषा का शब्द है ना, कौन सा ब्रिटिश भाषा का शब्द है। ठीक है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये देखने को मिलेगा। अन्य भारतीय भाषाओं में आप देखेंगे, अन्य भारतीय भाषाओं की बात करेंगे, देखिए भारत में भाषाएं बहुत विविधता पूर्वक आपको देखने को मिलेंगे, बहुत विविधता यहाँ पे देखने को मिलेगी भारतीय भाषाओं में। ठीक है, इन भाषाओं की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे जो संविधान की सूची में दिया गया है कि यहाँ पे 22 भाषाओं को जो दिया गया है, हम वहां से पढ़ेंगे किस आर्टिकल में है, कितनी भारतीय भाषाएं हैं, कौन कब शामिल किया गया, सबसे लेटेस्ट कौन शामिल किया गया, उसी से प्रश्न बनेगा। प्रश्न ऐसा दे जाता है कभी कभी, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में शामिल भाषाएं नहीं है। ठीक है, तो भारतीय भाषाएं का मतलब सारी भाषाओं को नहीं पढ़ना, हमें उन महत्वपूर्ण भाषाओं को पढ़ना जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। ठीक है, आगे आते हैं। जो दूसरा टॉपिक है सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान। यहाँ पे कह दिया है मौलिक ज्ञान। मौलिक ज्ञान कहने का मतलब आपको यह समझना है, यहाँ पर जो मौलिक ज्ञान की हम बात कर रहे हैं यह 10वीं के स्तर का यानी 10th लेवल का है। 10th लेवल का कहा रहा है ना, 10th लेवल का कहा जा रहा है, लेकिन 10th लेवल का ही नहीं होगा, आपको कम से कम इंटर लेवल की चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, उसके लिए हम लोग काम करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे, आगामी समय में जो प्रश्न आने की संभावना होगी उस पर हम विचार करेंगे। हमारी क्लास की रणनीति क्या होगी इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इससे पहले देखिए करेंगे क्या, किसी भी एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, किसी भी एक टॉपिक को हम पढ़ेंगे, उस टॉपिक से जो संबंधित प्रश्न है प्रीवियस ईयर, इसके बाद क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम हल करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेज होगा हमारा, थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, देखिए प्रत्येक टॉपिक से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि जो हर एग्जाम में लगभग पूछे ही जाते हैं। ठीक, उनका कलेक्शन हम देंगे यहाँ पर। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं, चाहे वो हम तद्भव तत्सम की बात कर लें,
चाहे हम विलोम की बात करें, पर्यायवाची की बात कर लें, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात कर लें, कोई भी टॉपिक होगा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का एक लिस्ट हम प्रोवाइड करेंगे लास्ट में, यानी तीसरे स्टेज में। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जो हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान की बात किया, यहाँ पे इन्होंने कहा 10वें स्तर का, लेकिन आपको इंटर लेवल तक कम से कम पढ़ना पड़ेगा। और इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगली कक्षाओं से ली जाएंगी, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला आप जान रहे हैं, हिंदी वर्णमाला का पाठ्यक्रम अगर देखा जाए, यहाँ पे कहने को तो क्या है, दो चीजें हैं, आपको देखने को मिलेंगे स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन जो यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस स्वर और व्यंजन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इनको डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, दूसरा, इसके बाद नंबर आता है तद्भव तत्सम का। पता है कि संस्कृत प्राचीन भाषा रही हमारी, बहुत सारे शब्द संस्कृत से हिंदी भाषा में लिए गए। ठीक है, बहुत सारे शब्द। अब जो संस्कृत भाषा के शब्द उसे हम कहते हैं तत्सम, हिंदी भाषा का तद्भव। ठीक है, तो तद्भव तत्सम क्या होता है, इसको पहचान करने के लिए हम कुछ क्या यूज करेंगे, कीवर्ड। कि आप शब्द को देखकर आपने रटा नहीं, क्योंकि रट के तो पॉसिबल नहीं, इतना सारा सिलेबस आप रट के कैसे जाएंगे। कीवर्ड को देखकर ही हमें पता लग जाएगा कि ये तद्भव का है कि तत्सम का। जैसे हम बात करेंगे, जिस भी शब्द में आपको बड़ा सा देखने को मिल जाता है, छतरी वाला छ देखने को मिल जाएगा, त्र देखने को मिल जाएगा, या देखने को मिल जाएगा, ये सब क्या पहचान है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे अक्षर हैं, बात करेंगे उस पर। ये पहचान आप देख के बता देंगे। अगर उस शब्द में ये वाले अक्षर देखने को मिल रहे तो क्या है, वो संभावना है कि वह तत्सम होगा। अब तद्भव बदलेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से इन चीजों को देखेंगे। फिर नंबर आता है पर्यायवाची, फिर देखेंगे विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द। देखिए, यहाँ पे हम पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द और समरूप भिन्नार्थक शब्द की बात करें तो यहाँ पर ये टॉपिक एक ही टॉपिक है। एक तरीके से देखें कैसे, मैं जो बताना चाह रहा हूं उस मेरे नजरिए से आप इसको देखेंगे। क्या है यहाँ पर जो ये टॉपिक आपको नजर आ रहे हैं, कौन कौन से, विलोम हो गए, ठीक है, अनेकार्थक शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची और समरूपी भिन्नार्थक शब्द। यहां पर देखेंगे ये क्या है, यह शब्दकोश का परीक्षण, शब्दकोश का परीक्षण। शब्दकोश का परीक्षण कहने का मतलब कि आपके पास कितना शब्द का भंडार है। क्या आपके पास कितना शब्द का भंडार है, इसी को चेक करना है आयोग को। ठीक है, शब्द के भंडार का मतलब, जैसे आप पर्यायवाची को बढ़िया से आपने पढ़ लिया, विलोम को बढ़िया से पढ़ लिया, ये कैसे पता लगेगा कि किसका विलोम क्या होगा या किस शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। ये आपको कुछ ज्यादा चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसको हम आपको यहीं पे याद करा देंगे क्लास में, जो बचती हैं उसके लिए भी हम तकनीक बताएंगे कैसे आप उसको याद करेंगे और कैसे लंबे समय तक यानी एग्जाम तक आप लेकर जाएंगे, इसके लिए भी हम तरीके यहाँ पे बताने वाले हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की हम बात करें, अगले टॉपिक की हम बात करें, अगला टॉपिक है क्या, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। यह एक महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है और महत्वपूर्ण सेगमेंट होने के साथ साथ यह एक रिस्की सेगमेंट भी होता है। रिस्की कैसे होता है, इस बात को समझना है। इस टॉपिक को पढ़ने में रिस्क कैसे होता है, इस बात को हमें समझना है। यहाँ पे गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? अगर आपने इसके पहले जो हिंदी वर्णमाला हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, पर्यायवाची मतलब व्याकरण वाला जो हिस्सा है, जो कोर व्याकरण का हिस्सा है, अगर आपने व्याकरण के हिस्से को अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पे शुद्ध और अशुद्ध में गलती नहीं होगी। ठीक है, जैसे इंग्लिश में पढ़ते नहीं पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसे यहाँ पे भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण इत्यादि चीजों को हमें पढ़ना होता है। अगर हमने उसको बढ़िया से पढ़ लिया तो शुद्ध और अशुद्ध में गलती होने के चांसेस एकदम घट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी गलती नहीं होने देंगे। आगे देखते हैं, लिंग वचन कारक। लिंग वचन कारक, इसके अलावा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह। ठीक है, यहां पर ये जो सारे टॉपिक है ये क्या है, यह प्योर व्याकरण के है ना, प्योर व्याकरण के। अब ये सारे जो टॉपिक हैं इसको पढ़ने में हमें समय लेगा, आसानी से धीरे धीरे चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है,
यहाँ पे एक मजेदार बात होगी। मजेदार बात क्या होगी कि इस टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो शुद्ध और अशुद्ध वाली गलती नहीं होगी। ठीक है। दूसरी बात, जैसे हम संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा क्या है आप परिभाषा पहले से जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। किसी भी वस्तु का आप नाम ले रहे हैं ना, किसी भी वस्तु का नाम ले रहे हैं, किसी चीज का नाम ले रहे हैं, वो क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग कर दिया जाएगा सर्वनाम है। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के स्थान पर जो उसकी विशेषता बताएगा क्या क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब ये बताने का मोटिव क्या है हमारा, बात को समझिए। एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा हुआ, प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे कहने का मतलब सिस्टमेटिक तरीके से पहले हम संज्ञा पढ़ेंगे, फिर सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर क्रिया, ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को देखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे जो अगला टॉपिक हमारा क्या, मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां बोलचाल की भाषा में आप देखते हैं ना, बोलचाल की भाषा में आपके घर दादी नानी होंगे तो आप देख रहे होंगे बात बात में वो लोग मुहावरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लोकोक्तियां का मतलब जो लोगों द्वारा उक्तियां कही गई वो लोकोक्तियां हो गई। ठीक है। तो ये देखने को मिलता है, इससे भी प्रश्न आपको देखने को मिलता है। कोई एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कहते नहीं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, ये क्या है, एक लोकोक्ति। ऐसे मुहावरा देख लेते हैं, अंधों में काना राजा। ठीक है। ऐसी तमाम चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपके डेली रूटीन से जोड़कर चीजों को हम बताने वाले हैं। ठीक है। आगे नंबर आता है रस, छंद और अलंकार का। रस, छंद और अलंकार का को बढ़िया से गीतों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, है ना, जितने भी सरल से सरल तरीका होगा उन तरीकों के माध्यम से हम चीजों को सीखेंगे। यहाँ पर अंतिम जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है, अपठित बोध। अपठित बोध में क्या होता है, आपको एक पैसेज दिया गया होता है, पैसेज। ये जो पैसेज आपको दिया गया होगा, कहने का मतलब पैराग्राफ जिसे कहते हैं, वो जो दिया गया होगा उसे पढ़कर आपको कुछ उसके नीचे प्रश्न होंगे, उसे पढ़कर आपको उन प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ठीक है। तो आसानी से आप यहां से भी स्कोरिंग कर सकते हैं। अब पूरे पाठ्यक्रम को देखने के बाद हमें क्या लग रहा है, एक आइडिया हमको नजर आ रहा है कि यहाँ पर कहने को तो कर दिया गया कि मौलिक ज्ञान, व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ये तो कहा था इन्होंने क्या कहा था, व्याकरण का मौलिक ज्ञान। मौलिक ज्ञान में क्या इतनी चीजें होती हैं, नहीं। आप आरओ के सिलेबस में देखेंगे केवल 6 टॉपिक आपको देखने को मिलता है आरओ के सिलेबस में, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी के आपको लगभग व्याकरण में जितना होना चाहिए सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो हमें, हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हमें अगर समय मिला है तो व्यवस्थित तरीके से हम कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कर सके। क्यों, क्योंकि नकारात्मक अंकन भी है। ऐसा भी नहीं कि आप गेस करके तुक्का लगा कर आएंगे सही होगा। ये सही तब होता है जब आपने पहले से अच्छे से पढ़ा होता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे व्याकरण के हिस्से जब खत्म होते हैं तो उसके बाद नंबर आता है क्या, कि कुछ प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है। कुछ कवि, लेखक एवं उनकी रचनाओं के बारे में बात करनी होती है। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो कवि, लेखक एवं उनकी रचनाएं हैं, ऐसे तो बहुत सारे कवि, लेखक, रचनाएं हम किन को रटेंगे, पर हमें समझना है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हम देखेंगे 10वीं से 12वीं में जितने भी लेखक रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, इसके अलावा भी कुछ है, पर इन महत्वपूर्ण रचनाओं को हम देखेंगे कि कौन सी रचना किसकी है ना, किस लेखक की है या किसी कवि की है। ठीक। इसके बाद जो नंबर आता है, वो आता है हिंदी भाषा में पुरस्कार। ये आपका टॉपिक हो जाता है करंट अफेयर से। ठीक है। ये करंट अफेयर से भी टॉपिक हो जाता है। अब करंट अफेयर से कैसे होता है इसकी हम बात करते हैं। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार है, जैसे उसमें बहुत सारे हैं, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, सरस्वती सम्मान हो गया, व्यास पुरस्कार हो गया, ऐसे बहुत सारे पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों को जो पिछले वर्षों में पूछा गया है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं और ज्यादा संभावना होगी कि जो वर्तमान में अभी 1 साल पहले या वर्तमान में अभी जो घोषित किया गया है या जिनको दिया गया है। कभी कभी होता है ना, क्या एग्जाम आपका हुआ, एग्जाम के पहले घोषणा हुई, मिलनी है क्या 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल भर बाद। ठीक है। तो यहाँ पे जो सम्मान, पुरस्कार सम्मान जो है, यहाँ पे जो घोषणा हुई है या जो 1-2 साल पहले दिया गया, इनसे प्रश्न आने की संभावना होती है। और यहाँ पे चूंकि पाठ्यक्रम में अलग से वो मेंशन किया है तो यहाँ से प्रश्न बनेगा और आप आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं।
हमें ध्यान क्या देना है, यहाँ पे जो करंट में सिचुएशन है इनकी, इसे ज्यादा ध्यान देना है। क्लियर बात। लास्ट में इन्होंने दिया विविध। विविध का मतलब पूरे व्याकरण तो एक एक शब्द इन्होंने लिख ही दिया है, लिखने के बाद भी अभी कहा विविध कहने का मतलब हिंदी से संबंधित कुछ और चीजों को ये दे सकते हैं। ठीक, इसीलिए हमने 37 में हमने 30 से 32 की बात किया था कि क्योंकि 5 क्वेश्चन इसलिए छोड़ा गया था, 5 से 7 क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे मानवीय भूल संभावित है। ब्लैक करने में आप उसको बबल करने में गलती कर सकते हैं, या कुछ चीजें आपके माइंड से स्किप भी कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस रणनीति के साथ हम पढ़ेंगे। अब हम अपने पाठ्यक्रम की जो चर्चा तो हमने कर लिया, पाठ्यक्रम क्या हमारा, रणनीति के बारे में भी हमने बीच में बताया था, फिर से एक बार हम बात कर लेते हैं। हम क्लास को पढ़ेंगे, क्लास को पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को अगले दिन करेंगे, और ये जो प्रश्न करेंगे वहां पे ज्यादातर होंगे क्या, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशन। जो प्रैक्टिस सेशन करेंगे वो क्या होगा, ये भी लाइव ही होगा। अभी कुछ क्लासेस रिकॉर्डेड आपको मिल रहे, फिर लाइव मिलने वाले हैं। ठीक है, आप डेली के डेली चीजों को खत्म करते चलिए। इसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट होने वाला होगा, सिलेबस मतलब टॉपिक जब कंप्लीट होने वाला होगा, तो हम क्या करेंगे, डाउट क्लासेस। और डाउट क्लासेस में जो भी आपकी क्वेरी रही, आप वहां से प्रश्न को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास को हम ओवर करते हैं। मिलते हैं कल से हिंदी, सामान्य हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ। यूपीपी, यूपीएसआई, पेट, एस्टेट, सीटेट इत्यादि के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली यूपीपी, यूपीएसआई की सिलेबस को ध्यान में रखते हुए किसी एक टॉपिक के साथ हम मिलते हैं अगले दिन फिर नई कक्षा में। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। आप लोग प्रतिष्ठा क्लासेस से जरूर जुड़िए और लोगों को जोड़िए, एकदम बेहतर क्वालिटी और क्वांटिटी आपको मिलने वाली है इस प्रतिष्ठा क्लासेस पर। धन्यवाद आप सबको।